नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान का तूफानी जलजला। गनमैन। देवराज चौहान ने दाढ़ी सेट करके आखिरी बार खुद को आईने में निहारा। वास्तव में चेहरा इतना बदल गया था कि खुद उसके लिए भी पहचान पाना संभव नहीं हो पाया था। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, सिर पर बालों की विग। दाढ़ी मूंछ और सिर पर लगाई गई विग के नकली बालों में सफेद बालों की भी झलक थी, जिनके कारण देवराज चौहान 45-50 की उम्र के दरमियान लग रहा था। आईना देखने के पश्चात देवराज चौहान की सिर से पांव तक तसल्ली हो गई कि यह बहरूप ठीक रहेगा। इस रूप में उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान पलटा ही था कि ठिठक गया। नगीना भीतर प्रवेश कर रही थी। 2 कदम कमरे के भीतर आते ही नगीना ठिठकी। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए हैरानी के भाव उभरे, फिर अगले ही पल संयत होती चली गई। होठों पर मीठी सी मुस्कान उभरी। आप तो पहचाने ही नहीं जा रहे। आपके बदन पर पड़े कपड़े मेरे पहचाने हुए न होते तो मैं धोखा खा जाती। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट का कश लिया, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई यह जाने कि मैं इस बंगले में रहता हूँ। यह बंगला मेरा है। अपने असली चेहरे से मुझे इस बंगले से निकलना पड़ता है। वापस आता हूँ। ऐसे में हम ज़्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते। कोई भी मुझे बेहद आसानी से पहचान सकता है और पहचानने वाला मेरा दुश्मन भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकती है। मुझे इसके सिवाय और किसी चीज़ की परवाह नहीं कि उस स्थिति में मुझे इस जगह से, इस ठिकाने से हाथ धोना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। नगीना ने सहमति में सिर हिलाया। इसलिए अब बंगले से निकलने और वापसी के वक्त मेरा यही रूप रहेगा। देवराज चौहान ने कहकर कश लिया, फिर बोला, टापू से जगमोहन का कोई मैसेज आया? नहीं, ट्रांसमीटर या वायरलेस सेट ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया। हो सकता है टापू पर प्रयोगशाला के निर्माण को लेकर वह बहुत व्यस्त हो, नहीं तो वह हमसे बात अवश्य करता, नगीना बोली। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया और गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे? नगीना ने देवराज चौहान को निहारते हुए पूछा। नगीना। सोचों से बाहर आकर देवराज चौहान ने नगीना के चेहरे पर निगाह टिका दी। जगमोहन के पास मौजूद सारा पैसा अब तक प्रयोगशाला पर लग चुका होगा या फिर समाप्त होने वाला होगा। मैं अपना अरबों रुपया प्रयोगशाला पर लगा चुका हूँ। उधर प्रयोगशाला के लिए जगमोहन को पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि प्रयोगशाला की प्रगति का काम रुके। मैं जल्द से जल्द प्रयोगशाला चालू हालत में देखना चाहता हूँ और इसके लिए हमें अभी बहुत ज़्यादा दौलत चाहिए। नगीना की आंखों में व्याकुलता के भाव उभरे। आप ठीक कहते हैं। गजाला वैज्ञानिक शक्तियों से लैस विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। वह विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती है। सारे विश्व को अपने कदमों में झुका देना चाहती है। मौत रूपी भयानक खतरा बनकर वह मासूमों के सिर पर मंडरा रही है और उसका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते गजाला ने ताकत के घमंड में आपको अपने अगले कदम के बारे में बता दिया। नगीना ने गहरी सांस लेकर कहा, और गजाला की ताकत का मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब गजाला की ही तरह हम अपनी प्रयोगशाला स्थापित करके विश्व के काबिल वैज्ञानिक वहां इकट्ठे करके गजाला से ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर ही वैज्ञानिक शक्तियां हासिल कर सकें। गजाला को ढील देना जैसे पूरे विश्व को आग लगाने के बराबर होगा। देवराज चौहान ने कश लेकर गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, कहते हुए देवराज चौहान के होठ भींच गए। दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि गजाला की वैज्ञानिक ताकत की वजह से मैं गजाला का मुकाबला नहीं कर सकता। गजाला की निगाह मुझ पर है कि मैं उसका साथी बनूंगा। इसी आशा के तहत वह मुझे जिंदा छोड़े हुए है और जिस दिन उसे यकीन हो जाएगा कि देवराज चौहान कभी भी उसका साथी नहीं बनेगा बल्कि उसे मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर रहा है, तो तब सबसे पहला काम मुझे, जगमोहन को और तुम्हें खत्म करने का ही करेगी। इसलिए मैं ऐसा वक्त आने से पहले ही वैज्ञानिक शक्ति हासिल करके गजाला से मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहता हूँ।
नगीना के होंठ भिंच गए। जिस दिन भी गजाला ने टेढ़ी आंख करके आपको देखा तो उसके लिए मैं कहर बन जाऊंगी। वह इस बात को अच्छी तरह जानती है कि नगीना जब मौत के मैदान में उतरती है तो। अपने आप पर काबू रखो नगीना, गुस्से में सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। गजाला के लिए मैं ही काफी हूँ। वह थापर को दिल ही दिल में अपना पति मानती है, उसकी इज्जत भी करती है, परंतु विश्व सम्राज्ञी बनने का पागलपन उस पर इस कदर सवार है कि वह इस मामले में थापर की एक बात भी सुनने मानने को तैयार नहीं है। नहीं तो मैं थापर से दबाव डलवाकर गजाला को सीधे रास्ते पर ले आता। थापर कोशिश भी कर चुका है, परंतु गजाला इस सिलसिले में उसकी बात मानने को जरा भी तैयार नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि गजाला कहर बरपा कर ही रहेगी, नगीना दांत पीसकर बोली। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली और नगीना से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ। पीछे से अगर जगमोहन संबंध बनाए और प्रयोगशाला के लिए पैसों की बात करे तो कहना किसी भी हाल में काम न रुकने दे और पैसा बहुत जल्द उसे मिल जाएगा। नगीना ने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने कार को बंगले के पोर्च में ले जाकर रोका, फिर सिगरेट सुलगाकर कार से बाहर निकला और आगे बढ़कर दरवाजा खोलने के पश्चात भीतर प्रवेश कर गया। मुंबई में ही देवराज चौहान का यह दूसरा बंगला था। इस बंगले से ही वह अपने सारे काम शुरू करता था। दूसरे आलिशान बंगले में भेस बदलकर चोरी छिपे नगीना और जगमोहन के साथ रहता था और उस बंगले के बारे में सिवाय थापर के और कोई नहीं जानता था। भीतर जाकर देवराज चौहान ने चेहरे पर मौजूद दाढ़ी मूंछ और सिर की विग उतारकर हाथ मुंह धोकर पुनः तैयार हुआ, कपड़े बदले और बंगले का दरवाजा बंद करके पोर्च में खड़ी दूसरी कार उठाई और बाहर निकलता चला गया। सड़क पर कार पहुंचते ही देवराज चौहान ने घड़ी देखी। दिन के 12 बज रहे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी, मस्तिष्क में व्याकुलता की सुई चुभ रही थी और वह सुई दौलत की थी। देवराज चौहान को दौलत चाहिए थी, इसलिए कि गजाला से टक्कर लेने के लिए जो प्रयोगशाला बनाई जा रही थी उसकी प्रगति न रुके, वह काम जल्द से जल्द पूरा हो और इसके लिए ढेर सारी दौलत दरकार थी। परंतु देवराज चौहान को समझ नहीं आया था कि ढेर सारी मोटी दौलत कहां से हासिल करे। मनी मन उसने यह तो तय कर लिया था कि दौलत पाने के लिए उसे कहीं भारी हाथ मारना पड़ेगा। स्पष्ट था कि डकैती किए बिना उसकी यह समस्या हल नहीं होने वाली, लेकिन डकैती कहाँ करनी है यह तय करना बाकी था और देवराज चौहान निश्चय कर चुका था कि ज़्यादा से ज़्यादा आज या कल तक वह अपनी मंजिल तय कर ही लेगा कि मोटी दौलत पाने के लिए उसे डकैती कहाँ करनी है। इस समय देवराज चौहान का इरादा एक बार थापर से मिलने का था, मात्र यह सोचकर कि शायद थापर की निगाह में कोई ऐसी जगह हो जो डकैती के काबिल हो। देवराज चौहान इन्हीं विचारों में उलझा था कि एकाएक दाएं बाएं से निकलकर 2 कारें उसकी कार के सामने आ खड़ी हुई। देवराज चौहान ने फौरन होठ भींचकर ब्रेक दबा दिया। ब्रेक दबाने में मात्र चंद सेकंडों की देरी हो जाती तो उसकी कार सामने खड़ी दोनों कारों से वेग से टकरानी तय थी। कार रुकते ही देवराज चौहान ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। अन्य सड़कों की अपेक्षा यह सड़क बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी। देवराज चौहान की कार के पीछे एक कार आकर रुकी थी और हॉर्न देने लगी थी। देवराज चौहान की कठोर निगाह सामने आड़ी तिरछी खड़ी दोनों कारों पर जा टिकी। दोनों कारों के शीशे बंद थे, सिर्फ ड्राइविंग डोर वाला शीशा ही खुला हुआ था। बंद शीशों के पीछे दोनों कारों में भरे ठसाठस आदमियों और गनों की झलक मिल रही थी, परंतु उसकी कार रुकने के बाद भी न तो कार का शीशा हटा था, न ही उसकी तरफ गन का रुख किया गया था और न ही कार में से कोई बाहर निकला था। बीतते वक्त के साथ साथ देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव पैदा होने लगे थे। देवराज चौहान ने भी कार से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की थी। दोनों कारों पर पैनी निगाहें टिकाए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया था और उस ठहरे समय में
जैसे मौत की चुभन का एहसास था। पीछे खड़ी कार का हॉर्न बजना भी अब बंद हो गया था। शायद पीछे की कार वाला समझ गया था कि आगे कुछ गड़बड़ है और ऐसे में उसका खामोश रहना ही उचित है। सुलगाई सिगरेट के देवराज चौहान 2 कश ले चुका था। निगाहें सामने दोनों कारों पर थी। अभी तक रुकावट डालने के अलावा कारों की तरफ से और कुछ नहीं हुआ था। देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। यह तो जाहिर था कि सोची समझी योजना अनुसार ही उसे रोका गया है और रोकने के पश्चात ये लोग अपना अगला कदम नहीं उठा रहे थे। देवराज चौहान के होंठ और भी सख्ती के साथ भींच गए। मनी मन उसने पक्का इरादा बना लिया कि जरूरत पड़ने से पहले वह कार से बाहर नहीं निकलेगा, बेशक उसकी एक कार के पीछे ट्रैफिक जाम की लंबी लाइन ही क्यों न लग जाए। ठीक उसी पल तेज रफ्तार से पीछे से आती कार उसके बगल में आ रुकी। कार विदेशी थी और उसकी खिड़कियों के शीशे काले थे। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। मनी मन वह सतर्क हो गया। उसे जेब में मौजूद रिवॉल्वर की चुभन का एहसास होने लगा, जो कि अब किसी भी पल बाहर आ सकती थी। चेहरे पर चट्टान किसी कठोरता छा चुकी थी। वह हर तरह के हालात के लिए तैयार था। उसी क्षण कार का दरवाजा खुला। 55 वर्षीय चुस्त व्यक्ति ने कार के बाहर कदम रखा और दरवाजा बंद करके देवराज चौहान की कार का दरवाजा खोला और देवराज चौहान के बगल में बैठने के पश्चात दरवाजा बंद कर लिया। तभी सामने खड़ी दोनों कारें हिली, सीधी हुई, फिर तेजी से आगे बढ़ गई। तीसरी कार भी तेजी से आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने सर्द निगाह बगल में बैठे व्यक्ति पर मारी, फिर बैक मिरर से पीछे के ट्रैफिक को देखा। तत्पश्चात कार आगे बढ़ा दी। बगल में बैठे व्यक्ति ने जेब से विदेशी सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाकर पैकेट वापस जेब में डाल दिया। देवराज चौहान के होठों के बीच फंसी सिगरेट पहले से ही सुलग रही थी। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे साइड में खड़ा कर दिया। इस दौरान वह बैक मिरर के द्वारा अच्छी तरह तसल्ली कर चुका था कि पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो उसके पीछे लगी हो। उसकी कार रोकने आई वो तीनों कारें आगे ही बढ़ती चली गई थी, वह रुकी नहीं थी। देवराज चौहान ने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति की शांत निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। चंद क्षणों में ही देवराज चौहान ने बगल में बैठे व्यक्ति का एक्सरे ले लिया। 55 वर्षीय उस व्यक्ति की कनपट्टियों के पूरे बाल सफेद थे, अलबत्ता सिर के बाल सिर्फ 20% ही सफेद थे। 55 बरस की उम्र में भी वह चुस्त, समझदार और सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। इस वक्त वह बेहद निश्चिंत नजर आ रहा था। उसके बदन पर कीमती सिल्क का सूट था, जो कि अब स्पष्ट तौर पर मैला हुआ दिख रहा था। पाँव में कीमती जूते थे, गले में सोने की मोटी चैन, हाथ की 3 उंगलियों में सोने और हीरे की अंगूठियां थी। उसके हाव भाव से दौलत की महक उठ रही थी। उसकी आंखों में और चेहरे पर आत्मविश्वास जैसे कूट कूट कर भरा हुआ दिख रहा था। चेहरे पर दाढ़ी और मूछें थी, जिनमें बहुत कम सफेदी की झलक थी। मैं देवराज चौहान से मिल रहा हूँ। उसकी आवाज बेहद शांत और स्थिर थी। देवराज चौहान उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। वह मुस्कुराया। लगता है नाराज हो मुझसे, उसने हौले से सिर हिलाकर कहा। और इस वक्त तक तो नाराजगी की एकमात्र यही वजह हो सकती है कि मेरे आदमियों ने तुम्हारा रास्ता रोका, लेकिन ऐसा करना मजबूरी थी। तुमसे मिलने के लिए कहीं तो तुम्हें रोकना ही था, यहाँ रोक लिया। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट को खिड़की से बाहर उछाल दिया। तुम देवराज चौहान ही हो ना? हाँ। देवराज चौहान अभी भी टकटकी बांधे उसे देखे जा रहा था। मैं जानता था कि मेरे आदमी मुझे गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते, कहकर तसल्ली भरे अंदाज में उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। तुम कब से मेरे पीछे हो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उस बंगले से जहां तुम दाढ़ी मूछें लगाकर भीतर गए थे, और कुछ देर बाद जब बाहर निकले तो दाढ़ी मूछें भी नहीं थी और कार भी बदली हुई थी। मैं अपने आदमियों के साथ पहले से ही
बंगले की निगरानी कर रहा था। कल भी बंगले पर निगाह रखी थी, परंतु तुम नहीं आए। उसने बेहद शांत स्वर में कहा। लगभग 1 महीना होने को आ रहा है तुम्हें ढूंढते ढूंढते। कहीं से कच्ची पक्की खबर मिली कि तुम उस बंगले पर मिल सकते हो। किसने दी यह खबर? देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। मैं नहीं जानता, दोबारा मत पूछना, उसने फौरन कहा। तुम्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इतना विश्वास रखो, खबर देने वाला मेरा खास आदमी है और यह यूं ही हर किसी को तुम्हारे बारे में बताता नहीं फिर रहा। देवराज चौहान ने सामान्य होने की चेष्टा की, परंतु चेहरे पर से कठोरता नहीं गई। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने पूर्वता लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनलाल। कौन सा मोहनलाल? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। एक मोहनलाल तो दिल्ली के लाल किले के पास। यह मुंबई है और मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। लाल किले वाले मोहनलाल से मेरा कोई वास्ता नहीं, ताल्लुक नहीं। मुझे मुंबई के चर्च गेट वाला मोहनलाल समझो। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और सामने निगाह मारी। तुम्हारे आदमी और वह कारें कहाँ हैं? गई? हाँ, तीनों कारें गई, आदमी गए। हम दोनों के बीच अब किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। समझदार हो? देवराज चौहान ने कश लेकर तीखे स्वर में कहा। मोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर स्थिर स्वर में कह उठा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। देवराज चौहान इस बात को नोट कर चुका था कि सामने बैठा व्यक्ति सुलझा हुआ, बेहद समझदार और नाप तोल कर बातें करने वालों में से है। किसी भी तरफ से वह गुंडा बदमाश नहीं लग रहा था, और गुंडा बदमाश था तो यह बात उसके हाव भाव से कहीं से भी झलक नहीं रही थी। बोलते रहो, सुन रहा हूँ। देवराज चौहान ने खिड़की के बाहर सड़क पर गुजरते ट्रैफिक को देखते हुए कहा। एक हत्या करनी है, मोहनलाल शांत स्वर में बोला। क्या? देवराज चौहान की निगाहें खिड़की से बाहर ही रही। हत्या, मर्डर, खून, शूट करना है किसी को। मोहनलाल ने अपने शब्दों पर जोर दिया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर मोहनलाल को देखा। गलत दरवाजा खटखटा दिया है तुमने, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? किसी और को ढूंढ लो। क्यों? तुम ये काम नहीं करते देवराज चौहान? मोहनलाल ने उसे घूरा। करता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? इस वक्त मैं कोई भी छोटा काम करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा दौलत की आवश्यकता है। कोई और वक्त होता तो इस काम को हाथ में लेने से मुझे इनकार नहीं था। तुम्हें किसने कह दिया कि यह छोटा काम है या इसमें कम दौलत है? कम दौलत ही है। वह कैसे? किसी की हत्या करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना मिल सकता है, मैं सोच सकता हूँ। कहते हुए देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने सिगरेट का कश लिया। मोहनलाल भी मुस्कुराया। तुम गलत सोच रहे हो। किसी की हत्या के लिए मुझे करोड़ों रुपया मिलने से रहा। देवराज चौहान हौले से हंसा। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कश लिया और सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी। वक्त का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तुम बोलो, क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं, यह मामला नहीं पटने वाला। इसलिए कि तुम्हें इस वक्त मोटे पैसे की जरूरत है, मोहनलाल ने कहा। हाँ, इस बात को दोबारा मत कहना। बोलो, हत्या के लिए तुम्हारी फीस क्या है? देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से मोहनलाल को देखा। किसकी हत्या कराना चाहते हो? मोहनलाल ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान, मुंह मांगी दौलत दूंगा तुम्हें, मांग तुम्हारी, काम मेरा। तुम सिर्फ हत्या करने की कीमत बताओ, पैसे से मतलब रखो, और मैं सिर्फ उस इंसान की हत्या से वास्ता रखूंगा जिसकी हत्या हो जानी मैं चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा और खुला सौदा कर रहा हूँ तुमसे। देवराज चौहान मोहनलाल को देखता रहा। अगर तुम यह समझते हो कि अभी तुम्हें फैसला करना है यह जानकर कि किसकी हत्या करनी है, उसकी हत्या करना आसान है या कठिन, इसलिए पूछ रहे हो कि किसकी हत्या मैं करवाना चाहता हूँ, तो जुदा बात है। पहले बता देता हूँ। देवराज चौहान एकाएक गंभीर हो उठा। मोहनलाल, तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? और भी तो मैं हर हाल में काम पूरा चाहता हूँ, और देवराज चौहान काम पूरा होने की गारंटी मुझे दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता।
मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो? हाँ, अच्छी तरह, लेकिन पूरे तौर पर तो कोई भी किसी को नहीं जान सकता, मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। देवराज चौहान कई पलों तक खामोश रहा। बोलो देवराज चौहान, एक हत्या की क्या कीमत चाहते हो? बोलो और रकम तय करो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसकी हत्या करनी है। उसके संबंध में एक एक चीज, एक एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी हर कठिनता को दूर करने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि किसी भी मौके पर तुम चूकने लगो तो तुम्हें आगाह कर सकूं। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर मोहनलाल को देखा। मोहनलाल पहले से ही उसे देखे जा रहा था। सोचो, तय करो और कीमत बोलो, मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। तुम कहो, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो, ताकि मैं हाँ या ना का फैसला कर सकूं। मोहनलाल ने यूं ही हौले से सिर हिलाया। रकम तुम बताओ देवराज चौहान, क्योंकि पैसे की तुम्हें जरूरत है। जब मेरा बात कहने का वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे किसकी हत्या करवानी है। देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था कि वह कितनी रकम कहे, क्योंकि कम रकम में वह कोई काम नहीं करना चाहता था और किसी की हत्या करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई कितनी रकम दे सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना कोई कठिन काम नहीं था। देवराज चौहान को लगा सौदा किसी भी सूरत में पटने वाला नहीं। देवराज चौहान को देखते हुए मोहनलाल के होठों पर मुस्कान फैल गई थी। वह बखूबी समझ रहा था कि देवराज चौहान इस वक्त किस कश्मकश में घिरा बैठा है। आखिर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, नहीं मोहनलाल, हम में यह मामला नहीं पटने वाला। आगे बात करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि तुम दरवाजा खोलो और नीचे उतर जाओ। मोहनलाल हंसा। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रहा हूँ। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी शायद इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता, क्योंकि देवराज चौहान को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और किसी की हत्या की एवज में ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। ऐसा देवराज चौहान सोचता है और ठीक सोचता है। देवराज चौहान मोहनलाल की आंखों में देखता रहा। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारी दिक्कत परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। तो रकम तुम तय करोगे? तुम्हें कोई हर्ज है तो बता दो। मोहनलाल ने दाढ़ी पर हाथ फेरा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी तय रकम का तीर ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता और छोटे तीर से निशाना लगाया नहीं जा सकता, देवराज चौहान ने कहा। मेरे बिना कुछ कहे ही तुमने मेरे तीर की लंबाई नाप ली? लंबाई तो नहीं नापी, अलबत्ता अंदाजा लगाया है, देवराज चौहान मुस्कुराया। अब मैं तुम्हें अपने तीर की लंबाई बता दूं? मोहनलाल बेहद शांत था। देवराज चौहान की निगाहें उस पर टिकी रही। 25 करोड़ रुपए। क्षण भर के लिए देवराज चौहान जड़ सा रह गया। टकटकी बांधे वह मोहनलाल को देखता रह गया। मस्तिष्क में हैरानी का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। एक हत्या की कीमत 25 करोड़? देवराज चौहान को भारी गड़बड़ का एहसास हुआ। मोहनलाल की निगाहें देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर मोहनलाल को देखा। तुम्हें मालूम है ना कि तुमने एक हत्या के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम बोली है। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है और मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। मुझे मालूम है कि मैंने 25 करोड़ ही कहा है, एक पैसा कम न एक पैसा ज़्यादा। मोहनलाल मुस्कुराया। सिर्फ एक की हत्या के लिए यह रकम बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा नहीं है। तुम कहो तो मैं 5-10 करोड़ और भी दे सकता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। इस बात की गारंटी तुम मुझे दोगे, मोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान ने पहलू बदला। तुम जिसकी हत्या करवाना चाहते हो उसका ओहदा प्रधानमंत्री जैसा तो नहीं है? नहीं, या फिर ऐसा ही कोई ओहदा जिसकी हत्या पर देश को खामखा का नुकसान हो, शोर शराबा पड़े। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर नहीं। 25 करोड़ की रकम सुनकर किसी वहम में मत पड़ो। मैं जिसकी हत्या करवाना चाहता हूँ वह मेरे तुम्हारे जैसा ही आदमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह दौलतमंद है, बस। देवराज चौहान होठ सिकोड़े मोहनलाल को देखता रहा। क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, देवराज चौहान ने उसी मुद्रा में कहा।
तो सौदा मंजूर है। सौदा भी तय हो जाएगा। पहले 2 काम करो। एक तो यह कि अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? मैं जब भी किसी के लिए काम करता हूँ तो उसके बारे में जानकारी अवश्य रखता हूँ। यह तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, अपने चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी मुझे उतार कर मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। मोहनलाल चिढ़ पड़ा। आंखें फाड़े वह कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रह गया। इस हक्की पक्की स्थिति में वह कई क्षणों तक रहा। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संयत किया, गहरी सांस ली और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरती चली आई। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि तुमने मेरी नकली दाढ़ी को पहचान लिया। इसमें आश्चर्य की बात कहाँ से आ गई? यह ऐसी नकली दाढ़ी है कि जो असली से भी असली है। मैं नहीं समझता था कि कभी मेरी इस नकली दाढ़ी की असलियत खुल जाएगी। दाढ़ी वाले का भी दावा था कि उसका दावा गलत नहीं था। देवराज चौहान ने बात काटकर कहा, लेकिन सामने वाले की निगाहें भी तो ऐसी हो सकती हैं जो असली नकली की पहचान कर सके। यह बात मैं अवश्य कहूँगा कि मुझे दाढ़ी के नकली होने का एहसास काफ़ी देर बाद हुआ। दाढ़ी उतारो, अपना चेहरा दिखाओ और अपने बारे में बताओ। देवराज चौहान की निगाहें मोहनलाल पर थी। मोहनलाल ने सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लिया। उसके चेहरे पर शांत गंभीरता उभर आई थी। कई पलों तक खामोश रहने के पश्चात मोहनलाल बोला, देवराज चौहान, एक छोटा सा सौदा और करते हैं। देवराज चौहान की निगाहें उस पर टिकी रही। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? मेरा चेहरा, मेरा नाम, पता। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हें पैसे की जरूरत है और मैं अपनी असलियत छिपाना चाहता हूँ। मोहनलाल ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। मैं जानता हूँ कि तुम हर हाल में यह बात जानोगे, उसके बाद इस मामले में कोई कदम उठाओगे, जबकि मैं चाहता हूँ इस काम में कोई अड़चन न आए। बोलो, तुम्हें और कितना पैसा दूं कि तुम्हारे मन में से मेरी असलियत जानने की उत्सुकता बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। कोई और वक्त होता तो वह मोहनलाल के इन शब्दों की परवाह नहीं करता, परंतु इस वक्त उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। देवराज चौहान ने सोचा, मोहनलाल के शब्दों पर गौर किया। मोहनलाल की एक टक निगाह देवराज चौहान पर थी। तुम अपनी असलियत क्यों छिपाना चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में जाने, मोहनलाल ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो भी हो, तुम्हारे बारे में मैं कभी भी किसी से जिक्र नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार है, परंतु मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। मोहनलाल को देखते हुए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम तो अपनी साई से भी अपनी हरकतों को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। इतनी सावधानी की जरूरत है तुम्हें? मैं समझता हूँ कि मुझे जरूरत है, मोहनलाल ने सपाट स्वर में कहा। तुम मेरे बारे में न जानो और न ही जानने की चेष्टा करो। इसके लिए मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे भारी रगड़ा लग रहा है। देवराज चौहान ने उसे घूरा। कुछ भी लगे, दौलत भी भारी दे रहा हूँ। एकाएक देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ठीक है, दूसरी सौदे की कितनी रकम देते हो? देवराज चौहान ने कहा। तुम बोलो। पहले सौदे की रकम तुमने तय की है तो दूसरे की भी तुम ही बता दो। मोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा, फिर शांत स्वर में कह उठा, 25 और बढ़ा लो। देवराज चौहान एक बार फिर सख्ते किसी हालत में रह गया। तुम्हारा मतलब कि कुल 50 करोड़? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, न चाहते हुए भी देवराज चौहान के होठों से निकल गया। क्यों, क्या नुक्स देखा तुमने मेरे दिमाग में? मोहनलाल मुस्कुराया। तुम्हारी बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि सिर्फ एक हत्या के लिए तुम मुझे 50 करोड़ रुपए नकद दे रहे हो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। हाँ, दे रहा हूँ। तुम्हें लेने में ऐतराज है तो बता दो। मोहनलाल के होठों पर मुस्कान फैली रही। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वह मन ही मन एक फैसला कर चुका था। 50 करोड़ रुपया एक इंसान की हत्या के लिए मुझे मंजूर है, देवराज चौहान ने कहा। मोहनलाल के होठों पर तसल्ली से भरी मुस्कान फैल गई। मैं जानता था कि तुम मेरी ऑफर कबूल करोगे।
इतनी मोटी रकम को छोड़ पाना आसान नहीं। अब मेरी आखिरी बात है, इसके बाद तुम्हारी बात होगी, तुम्हारा मुद्दा होगा। कह दो आखिरी बात भी। यह 50 करोड़ तुम्हें एडवांस में देना होगा, मेरे काम शुरू करने से पहले। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी हैसियत 50 करोड़ देने की है भी या नहीं। दूसरी बात यह है कि काम खत्म करने के बाद जाने कैसे हालात पैदा होते हैं। तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तब रकम पाने के लिए मैं तुम्हें कहाँ तलाश करता फिरूंगा। एडवांस में रकम लेकर मैं निश्चित हो जाना चाहता हूँ। और इस बात का वादा करते हो कि मेरा काम पूरा करोगे, मेरी पार्टी की हत्या करोगे। हाँ, एडवांस रकम मैं तभी लेता हूँ जब मुझे काम हर हाल में पूरा करना होता है। मैं जानता हूँ, फिर भी पूछना ज़रूरी समझा। मोहनलाल ने सिर हिलाया। फुल एडवांस पेमेंट कब तक मुझे मिलेगी? 1 घंटे में। क्या? देवराज चौहान अचकचाया। कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं। देवराज चौहान ने फौरन खुद पर काबू पाया। देवराज चौहान वास्तव में हैरान हो उठा था कि 50 करोड़ 1 घंटे में दे देने को कह रहा था, जबकि मामला अभी अभी तय हुआ था। पेमेंट सोने के रूप में चलेगी? चलेगी। यहाँ से कार आगे करो और ऐसी जगह रोको जहाँ से मैं फ़ोन कर सकूं। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने कार रोकी। सामने ही दुकान पर फ़ोन रखा नजर आ रहा था। मोहनलाल कार से बाहर निकला और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट में ही वह वापस आ गया। सिर्फ 45 मिनट में मेरा आदमी 50 करोड़ का सोना लेकर यहाँ होगा, कार में बैठते हुए मोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह खुद को कई उलझनपूर्ण सवालों में घिरा हुआ पा रहा था, परंतु किसी एक सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं था। मोहनलाल के कहे समयानुसार ही उनकी कार के 20 गज आगे छोटी सी बंद वैन आकर रुकी। वैन का इंजन बंद हो गया, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं निकला। तुम्हारा 50 करोड़ का सोना आ गया, मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा और देवराज चौहान को देखा। तुम यहीं बैठो, मैं बात करके आता हूँ। इसके साथ ही मोहनलाल कार से निकला और वैन की तरफ बढ़ गया। मोहनलाल का चलने का अंदाज भी बेहद शांत था। देवराज चौहान कार में बैठा देखता रहा। मोहनलाल ड्राइविंग डोर के करीब ठिठका। भीतर बैठे व्यक्ति से उसने आधा मिनट बात की। फिर वैन का दरवाजा खुला। वैन चलाकर लाने वाला व्यक्ति बाहर निकला और तीर की तरह पैदल ही आगे बढ़ गया, इस तरह कि कार में बैठा देवराज चौहान उसका चेहरा न देख सके। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मोहनलाल हद से ज्यादा सावधानी बरत रहा था। आगे जाकर उस व्यक्ति के भीड़ में गुम हो जाने के पश्चात मोहनलाल पलटा और वापस देवराज चौहान के बगल में कार में बैठता हुआ बोला, वैन में सोना पड़ा है। कुछ करने से पहले मैं सोने को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। देवराज चौहान बोला, जायज़ बात है, ज़रूरी है, भला सोने को साथ तो रखने से रहे हर समय। मोहनलाल मुस्कुराया। सोने के साथ मैं अकेले जाना चाहता हूँ। जाओ। जाऊं? हाँ, रोका किसने है? देवराज चौहान ने अजीब सी निगाहों से मोहनलाल को देखा। सोने के साथ मैं जाऊं और फिर वापस ही न पलट कर आऊं? ऐसा नहीं होगा। मोहनलाल हंसा। क्यों? क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? 50 करोड़ की रकम कम नहीं होती मोहनलाल। मानता हूँ कम नहीं होती। मोहनलाल ने हौले से सिर हिलाया। लेकिन देवराज चौहान की जुबान 50 करोड़ से कहीं ज़्यादा पक्की है, ऐसा मैंने सुना है। जाहिर है गलत नहीं सुना होगा। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। किसकी हत्या कराना चाहते हो तुम? सोना ठिकाने लगाओ, फिर आराम से बात करेंगे। मैं वैन ले जा रहा हूँ। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अगर तुमने किसी को मेरा पीछा करने पर तैयार खड़ा कर रखा है तो उसे रोक लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। अगर ऐसा है तो कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारा सोना भी गया, काम भी नहीं होगा। उस स्थिति में तुमने कुछ करने की चेष्टा की तो तुम भी नहीं बचोगे। कहते हुए देवराज चौहान की आंखें सुलग उठी थी। मोहनलाल के चेहरे पर शांत गंभीरता छाई रही। मैंने कहा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वैन ले जाओ,
मैं यहीं पर इसी कार में बैठा हूँ। अपना काम तसल्ली से पूरा करके आना, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम करने में कम या ज़्यादा कुछ भी वक्त लग सकता है। फारिग होने में देर भी लग सकती है। अगर 2-4 काम और भी हों तो वह भी निपटा आना। तुम जब भी आओगे मैं कार में बैठा मिलूंगा। कार से निकलकर देवराज चौहान वैन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने सूटकेसों में बंद वैन में रखा 50 करोड़ का सोना वैन से निकालकर बंगले में रखा। नगीना असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रही थी। सारा सोना भीतर पहुंचाने के बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई कि तभी नगीना चाय बनाकर ले आई। सोच में डूबे देवराज चौहान ने चाय का प्याला थामा और सोफे की कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान पर निगाहें टिकाए नगीना उसके सामने बैठ गई। सब ठीक तो है? नगीना का स्वर सुनकर देवराज चौहान विचारों से बाहर निकला। होठों पर मुस्कान आई और चाय का घूंट भरकर सहमति भरी मुद्रा में सिर हिला दिया। इन सूटकेसों में क्या है? नगीना की निगाह सूटकेसों पर गई। 50 करोड़ का सोना। देवराज चौहान ने कहा, जगमोहन जब संबंध बनाए तो उससे कह देना कि आकर सोना ले जाए। हो सके तो तुम उसके आने तक सोने को रुपयों में तब्दील कर देना। नगीना की निगाहें देवराज चौहान पर थी। सब ठीक तो है? हाँ। अब आप यह तो बताएंगे नहीं कि 2-3 घंटे में 50 करोड़ का सोना कहाँ से आ गया? बताने की जरूरत नहीं समझता। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली और धुएं से मुंह खाली करके चाय का आखिरी घूंट भरकर प्याला टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। मेरी वापसी कुछ दिन के बाद होगी, कह नहीं सकता कि कितने दिन के बाद। कोई काम हाथ में ले लिया है? नगीना ने गंभीरता से पूछा। हाँ, यह 50 करोड़ का सोना उसी की एवज में है। हाँ, अब मैं चलता हूँ। यह 50 करोड़ का सोना उसी की एवज में है? हाँ, अब मैं चलता हूँ। देवराज चौहान पलटा। अपना ख्याल रखिएगा। नगीना का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान ठिठका, पलटा, मुस्कुराया, फिर बाहर निकलकर चला गया। देवराज चौहान ने सड़क के किनारे उसी जगह वैन खड़ी की और उतरकर वापस अपनी कार में आ बैठा। मोहनलाल अपनी जगह यथास्थान बैठा था। किसी ने पीछा तो नहीं किया? मोहनलाल मुस्कुराकर बोला। नहीं। कार स्टार्ट करते हुए देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई। यह वैन मेरा आदमी ले जाएगा, मोहनलाल ने कहा। कहाँ चलूं? कार आगे बढ़ाओ, रास्ता मैं बताता रहूंगा, बाकी की बातें आराम से बैठकर होंगी। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। आधे घंटे के बाद कार को मोहनलाल ने छोटे से किंतु खूबसूरत बंगले के गेट के सामने रुकवाया। इस आधे घंटे के दौरान उन दोनों के बीच रास्ता बताने के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। तभी भीतर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जो कि नौकर या दरबान बिल्कुल भी नहीं था। कीमती कपड़े उसके जिस्म पर थे, सब कुछ ठीक था, परंतु आंखें उसके खतरनाक होने की खुलेआम चुगली खा रही थी। उसने जल्दी से बंगले का गेट खोल दिया। कार भीतर प्रवेश कर गई। गेट बंद हो गया। कार पोर्च में रुकी। देवराज चौहान और मोहनलाल नीचे उतरे। तब तक गेट खोलने और बंद करने वाला व्यक्ति भी उनके पास जा पहुंचा था। यह मेरा खास आदमी रंजन भाटिया है, मोहनलाल ने कहा। रंजन भाटिया के होठों पर चुनौती से भरी मुस्कान उभरी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। देवराज चौहान की आंखों में सख्ती उभरी। जब मुस्कुराओ तो सिर्फ मुस्कुराओ, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि तुम अपनी मुस्कान में व्यंग या जहरीले भाव भी समेट लो। भविष्य में मेरे सामने इस बात का ध्यान रखना। रंजन भाटिया के चेहरे पर फैली मुस्कान गायब हो गई। होठ भींच गए, हाथ नीचे कर लिया। मोहनलाल हौले से हंस पड़ा। आओ। देवराज चौहान और मोहनलाल बंगले के भीतर की तरफ बढ़ गए। रंजन भाटिया की खूनी निगाह देवराज चौहान की पीठ पर जा टिकी थी। मोहनलाल देवराज चौहान को लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा। उस कमरे में सिर्फ एक टेबल, 4 कुर्सियां और एक अलमारी मौजूद थी। दोनों आमने सामने कुर्सियों पर जा बैठे। तुम्हारा यह नाम मोहनलाल भी नकली होगा, देवराज चौहान बोला। नकली भी हो सकता है और असली भी।
बेकार में सिर मत खाओ। यह बंगला भी किराए का है और 15 दिन पहले ही हासिल किया है, सिर्फ इसी काम के लिए। काम पूरा होते ही मुझे यहाँ से चले जाना है और मेरे पास इस्तेमाल हो रही कारें या वैन वगैरह भी किराए की हैं। यानी कि किसी भी चीज़ से तुम मेरी असलियत नहीं जान सकते, मुझ तक नहीं पहुँच सकते, और यह सब तुम करने की चेष्टा भी न करो। इस काम के लिए मैंने तुम्हें 25 करोड़ दिया है कि मेरे बारे में कुछ मत जानो। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने पूछा अवश्य है तुम्हारा नाम, परंतु जानकारी हासिल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मोहनलाल के चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव उभर आए थे। दोनों की निगाहें मिली। तुमने भगवान दास ठकराल का नाम सुना होगा। मोहनलाल होठ खींचकर बोला। भगवान दास ठकराल? हाँ, भगवान दास ठकराल। मोहनलाल ने सिर हिलाया। मुंबई का खरबपति आदमी है। और? देवराज चौहान ने हाथ उठाया। मोहनलाल खामोश हो गया। हाँ, अब याद आ गया। भगवान दास ठकराल मुंबई की मुख्य हस्ती है। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ते चले गए। खरबों की दौलत है उसके पास। कभी भगवान दास ठकराल फैक्ट्री में काम करने वाला बेहद मामूली इंसान हुआ करता था, परंतु कुछ करने की ललक थी उसके मन में। उसने किया। किस्मत ने उसका साथ दिया और फैक्ट्री में काम करने वाला वही भगवान दास ठकराल पिछले 30 सालों में खरबोपति बन बैठा है। मुंबई की मुख्य हस्ती है। देवराज चौहान ने मोहनलाल को देखा। मोहनलाल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उसी भगवान दास ठकराल की बात कर रहा हूँ। स्वर गंभीर था मोहनलाल का। तुम्हें जो ठेका दिया है वह भगवान दास ठकराल की हत्या का ही है। ठकराल का? देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। देवराज चौहान को देखते हुए मोहनलाल ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान मोहनलाल को देखता रहा। तुम्हें भगवान दास ठकराल की हत्या करनी है, मोहनलाल शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुछ कहने ही वाला था कि रंजन भाटिया ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में थाम रखी छोटी सी ट्रे में चाय के 2 प्याले थे, जिन्हें वह टेबल पर रखकर वापस चला गया। रंजन भाटिया के जाने के बाद देवराज चौहान बोला। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते जाना। तुम्हारी भगवान दास ठकराल से कोई दुश्मनी? नहीं। तो फिर 50 करोड़ जैसी भारी रकम देकर उसकी हत्या क्यों करवाने जा रहे हो? मोहनलाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। उसके बाद फिर बोला। बात तुम तक ही रहेगी? मोहनलाल गंभीर था। हाँ, भगवान दास ठकराल मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसका कोई परिवार नहीं, कोई बच्चा नहीं। ठकराल ने शादी नहीं की। मेरे सिवाय उसका कोई रिश्तेदार नहीं। मोहनलाल मुस्कुराया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। ओह, इसका मतलब उसकी मौत के बाद ठकराल की खरबों की दौलत तुम्हें मिलेगी? हाँ, मोहनलाल सिर हिलाकर कड़वे स्वर में बोला। इसलिए तो उसकी मौत की कीमत 50 करोड़ हंसते हंसते तुम्हारे हवाले की है। खरबों की दौलत के आगे 50 करोड़ कुछ भी नहीं होते। अगर जरूरत पड़ी तो 10-20 करोड़ और भी दे सकता हूँ। चिंता मत करो, सारा काम ठीक निपटा तो थोड़ा बहुत तुम्हें और भी दूंगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अब मैं तुम्हें भगवान दास ठकराल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दूं। मोहनलाल चाय का प्याला उठाकर घूंट भरता हुआ बोला, ताकि तुम अपना टारगेट सेट कर सको। किस हद तक ठकराल के बारे में जानकारी रखते हो तुम? पूरी हद तक। मोहनलाल धूर्तता से मुस्कुराया। वहाँ की हर चीज मेरे जहन में ऐसे है जैसे सामने नजर आ रही हाथ की 5 उंगलियां। ठकराल अपने बारे में उतनी जानकारी नहीं दे सकता जितनी कि मैं दे सकता हूँ। मतलब कि वहाँ अक्सर जाते रहते हो? हाँ, कई बार तो मेरा रहना खाना भी वहाँ होता है। तो सीधा कहो ना, भगवान दास ठकराल की आस्तीन में बैठे खतरनाक नाग हो। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। निहायत ही एहसान फरामोश और घटिया इंसान हो। क्रोध करने की अपेक्षा मोहनलाल हंसा। और तुम कैसे इंसान हो? जैसा भी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। मेरे अपने उसूल हैं। मेरे भी अपने उसूल हैं कि दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी करना जायज़ है। मोहनलाल गंभीर हो उठा। मैं तुम्हें ठकराल के बारे में, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसकी दिनचर्या वगैरह
हर चीज बताने जा रहा हूँ और इन बातों की जरूरत काम के दौरान तुम्हें पड़ती रहेगी। बोलो। देवराज चौहान ने चाय का प्याला उठा लिया। मोहनलाल चंद पल खामोश रहने के पश्चात शांत लहजे में कह उठा, भगवान दास ठकराल के खास 2 ठिकाने हैं। मुंबई में उसका जहाज समान विशाल बंगला जुहू में है। बंगले की पिछली दीवार से समंदर की लहरें टकराती हैं। वह बंगला बेशकीमती है। 2 मंजिला यह बंगला 3000 से भी ज्यादा गज जमीन पर है। अब सबसे पहले तो मैं वहाँ की सिक्योरिटी पर आता हूँ। मुख्य गेट पर 4 खतरनाक हथियारबंद आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं। 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों में 4 खतरनाक आदमी। उन्हें ठकराल की तरफ से इस बात की पूरी छूट है कि जरूरत पड़ने पर वे किसी को भी शूट कर सकते हैं। इसलिए वे और भी खतरनाक हैं क्योंकि कभी भी मूड में आकर वे किसी को भी शूट कर सकते हैं और ठकराल आसानी से पुलिस वालों से मामला निपटा लेगा। वैसे भी ठकराल की तरफ आज की तारीख में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई उंगली उठा सके। वह ऊपर एक फोन ही कर दे तो किसी भी स्थिति में पुलिस उसके बंगले की तरफ देखेगी भी नहीं। वैसे तो बिना फोन के भी पुलिस ठकराल की तरफ देखना पसंद नहीं करती क्योंकि हर कोई जानता है कि ठकराल के खिलाफ सच झूठ किसी तरह की बात को भी साबित नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में किसी खरबपति के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत किसकी है? देवराज चौहान ने चाय का घूंट लिया। निगाहें मोहनलाल पर थी। गेट से भीतर प्रवेश करने पर और बंगले के मुख्य द्वार तक 60 फीट जगह खाली है और चौड़ाई में 200-300 फीट जगह खाली है। इस जगह पर हर समय 8 हथियारबंद गार्ड रहते हैं। ठीक इसी तरह बंगले के दाएं बाएं और पीछे का हिस्सा गार्ड से भरा रहता है और छत के चारों हिस्सों में 2-2 आदमी निशाना बांधे तैयार रहते हैं। ना तो कोई पीछे समंदर से बंगले तक आ सकता है और न ही कहीं और से। कोई ऐसी चेष्टा करे तो उसे ठकराल के निशानची फौरन गोली से उड़ा देते हैं। देवराज चौहान ने चाय का प्याला खाली करके एक तरफ रख दिया। मोहनलाल कहता रहा, बंगले के सदर द्वार से भीतर प्रवेश करते ही ग्राउंड फ्लोर पर सारी जगह विशाल ड्राइंग रूम को दे रखी है। वहां सिवाय 4 दीवारी के और कोई दीवार नहीं है। 10 हथियारबंद गार्ड हर समय वहां मौजूद रहते हैं, 24 घंटे। एक तरफ से पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पहली मंजिल पर बड़े बड़े 6 कमरे हैं। किचन है। 5 कमरे भगवान दास ठकराल अपने इस्तेमाल में रखता है। रात को या दिन में वह उन 5 कमरों में से किस कमरे में है इस बात से गार्ड भी वाकिफ नहीं होते। 6ठा कमरा गेस्ट रूम है जो कि साल 6 महीने में एक आध बार ही आबाद होता है। जब ठकराल के पास मेरे जैसा विश्वासी आदमी आता है तो उसे वहां ठहराया जाता है, परंतु ठकराल इतना शक्की वहमी है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसके मेहमान खाने में किसी का ठहरना कितना कठिन है। देवराज चौहान ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। तो यह है ठकराल की सुरक्षा व्यवस्था। अभी कुछ और बाकी है। क्या? भगवान दास ठकराल बंगले से न के बराबर निकलता है, अपने किसी भी बिजनेस पॉइंट पर नहीं जाता, जबकि ठकराल के इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं और इतने ज़्यादा हैं कि उनकी संख्या का उसे भी नहीं पता। ठकराल के 50 विश्वासी आदमी हैं जो उसके सारे धंधे कंट्रोल करते हैं और उन 50 के ऊपर एक हेड है जो ठकराल से वास्ता रखता है, उसे सारी रिपोर्ट देता रहता है। चूँकि ठकराल शक्की वहमी इंसान है, किसी पर भी विश्वास नहीं करता, इसलिए जाने कैसे उसकी निगाह हर तरफ अपने हर आदमी पर रहती है। वह शक्की वहमी क्यों है? इंसान जब अपनी आशा से कहीं अधिक दौलत का मालिक बन जाता है तो उसके मन में अनजाना सा खौफ भर जाता है कि कोई उसकी दौलत छीन न ले। उसे लगता है जैसे हर कोई उसकी खरबों की दौलत छीन लेना चाहता है। उसका ये खौफ बेमानी है या मानी, यह तो भगवान ही जाने, परंतु इस प्रकार के खौफ में सच के कुछ अंश अवश्य होते हैं। मोहनलाल क्षण भर ठिठका, फिर बोला, वैसे भी जो इंसान इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन बैठा हो, उसके ऐसे कई दुश्मन होंगे जो उसकी जान लेने की ख्वाहिशमंद होंगे। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। यह सब बातें जब मिल जाती हैं
तो इंसान पर अनजाना खौफ हावी होना लाजमी है। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी। पिछले 6 महीनों से भगवान दास ठकराल के साथ 2 हादसे होते होते बचे। मोहनलाल पुनः बोला। कुछ लोगों ने उसके बंगले पर धावा बोल दिया। उनका इरादा ठकराल को खत्म करने का था, लेकिन ठकराल के आदमियों ने एक एक को चुनकर शूट किया और मामला संभाल लिया। एक भी बच नहीं सका था। ठकराल के आदमियों ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया। और दूसरा हादसा यह था कि 3 महीने पहले ठकराल अपनी सिक्योरिटी के साथ बंगले से निकला तो उसका अपहरण करने की पुरजोर चेष्टा की गई। इस चेष्टा में ठकराल के 4 आदमियों की जान गई। 6 में से 3 अपहरणकर्ता मारे गए और 3 भाग गए। इन दोनों हादसों ने ठकराल को और भी सावधान कर दिया। अब हालत यह है कि बंगले के भीतर भी वह बुलेट प्रूफ पहने रहता है। जो इंसान इतनी ज्यादा सतर्कता बरतने लगे तो तुम खुद ही सोचो उसे शूट करना कितना कठिन है। देवराज चौहान मोहनलाल को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। ठकराल को धमकियों से भरे फोन तो अक्सर आते रहते हैं, जिन्हें बंगले में मौजूद ठकराल के आदमी सुनते हैं, लेकिन ठकराल ने फोन पर भौंकने वाले कुत्तों की कभी परवाह नहीं की। मोहनलाल का स्वर स्थिर था। जब कभी ठकराल अच्छे मूड में होता है तो इस बारे में मुझसे बात कर लेता है, नहीं तो वह अक्सर चुप ही रहता है। मेरे अलावा वह अपने मन की बात किसी से नहीं करता। रही बात विश्वास की, तो ठकराल मुझ पर भी विश्वास नहीं करता। आदतन वह शक्की इंसान है, लेकिन उसने मुझ पर कभी भी यह बात जाहिर नहीं होने दी कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। परंतु मैं तो उसके दिलो दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं आसानी से जान लेता हूँ कि वह कह क्या रहा है और उसके मन में क्या है। देवराज चौहान मोहनलाल का एक एक शब्द गौर से सुन समझ रहा था। ठकराल रात 12 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठ जाता है। उसके बाद वह पहली मंजिल के कमरों में ही व्यस्त रहता है। बंगले के सारे नौकर उसने निकाल रखे हैं। वहाँ मौजूद हथियारबंद आदमी ही बंगले की देख रेख करते हैं। उनमें से एक अच्छा रसोइया है जो कि ठकराल के खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करता है। ठकराल को जैसा भी खाना पीना चाहिए होता है वह बनाता है। मोहनलाल ने खामोश होकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुमने सब सुना? सुना भी समझा भी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अब बताओ, ठकराल को कैसे शूट करोगे? मोहनलाल की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने गहरी सोच के अंदाज में सिर हिलाया। भगवान दास ठकराल को उसके बंगले में शूट नहीं किया जा सकता। कठिन काम है। कैसे? बंगले में सुरक्षा के जो इंतजाम तुमने बताए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए यही नतीजा निकलता है कि ठकराल को बंगले में जाकर शूट कर पाना भारी खतरे का काम है। बंगले में प्रवेश करके तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में ठकराल को शूट करना कहाँ याद रहेगा? देवराज चौहान गंभीर था। ऐसा कहकर तुम बच नहीं सकते देवराज चौहान, मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। इस काम के लिए मैंने तुम्हें 50 करोड़ रुपए नकद दिए हैं, वह भी एडवांस। तुम्हें भगवान दास ठकराल को मारना होगा। मैंने मना कब किया है? देवराज चौहान ने मोहनलाल की आंखों में देखा। तुमने मेरा विचार पूछा है और मैंने तुम्हें अपना विचार बताया है। मैंने यह तो नहीं कहा कि यह काम नहीं हो सकता। मोहनलाल को जैसे इन शब्दों से तसल्ली मिली। यह मत भूलना कि तुमने ठकराल को मारने का सौदा किया है और काम पूरा होने की गारंटी दी है। मुझे अपनी कही बातें हर पल याद रहती हैं। देवराज चौहान के स्वर में हल्की सी सख्ती आ गई। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। तुमने कुछ सोचा होगा कि ठकराल को कैसे साफ किया जा सकता है? नहीं, मोहनलाल बोला। लाख सोचने पर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, तभी तो तुमसे बात करनी पड़ी। अब यह तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम ठकराल को कैसे शूट करते हो। देवराज चौहान होठ सिकोड़कर विचार भरी निगाहों से मोहनलाल को देखने लगा। भगवान दास ठकराल जब भी कमरे से निकले तब उसे नहीं, मोहनलाल ने सिर हिलाया, तब भी संभव नहीं। क्यों? खुले में तो यह काम करना बंगले के हिसाब से और ज़्यादा आसान होगा। नहीं, अंदर बाहर एक जैसा ही।
मोहनलाल ने गहरी सांस ली। ठकराल जब बाहर निकलता है तो कम से कम 12 खतरनाक निशानची 2 या 3 कारों में उसकी कार के आगे पीछे होते हैं और स्वयं ठकराल बुलेट प्रूफ कार में होता है। अब तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट का भी इस्तेमाल करने लगा है। उसकी कार का सिस्टम भी खास है कि जब तक भीतर से न खोला जाए बाहर के दरवाजों को नहीं खोला जा सकता। ऐसे में उसे शूट कर पाना कितना कठिन है तुम अंदाजा लगा सकते हो। मोहनलाल की बात सुनकर देवराज चौहान गहरी सोच में डूब गया। तुम जो पूछ रहे हो कह रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ, रोक नहीं रहा तुम्हें। तुम्हें जैसा भी करना है करो। बंगले पर जाकर ठकराल को शूट करो या फिर जब वह बाहर सड़क पर हो तब उसे मारो। मुझे तो काम पूरा चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। अलबत्ता तुम्हें आने वाले हर खतरे से आगाह करता जा रहा हूँ ताकि ठकराल को शूट करने के चक्कर में कहीं तुम मात न खा जाओ। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। भगवान दास ठकराल की कोई तस्वीर होगी तुम्हारे पास? देवराज चौहान एकाएक बोला। हाँ। मोहनलाल उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह वापस आ गया। हाथ में छोटी सी तस्वीर थी जिसे उसने देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने तस्वीर लेकर ध्यानपूर्वक उसे देखा। वह भगवान दास ठकराल की तस्वीर थी। उम्र उसकी जो भी हो, परंतु वह 48-50 से ऊपर का नहीं लग रहा था। देवराज चौहान ने उसकी सूरत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा ली। तो इसे शूट करना है। देवराज चौहान तस्वीर को टेबल पर रखते हुए बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।